अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। इस क्लास में हम ओ लेवल्स का पेपर 1 डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर। दिस इज मई जून 2023 और ये पेपर आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द पेपर एंड वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ अस। Question number 1 is, a student wishes to measure directly the circumference of a football. What is the most suitable instrument to use? अच्छा बच्चों, फुटबॉल का जो डायमीटर होता है that is about 1 foot, या let's suppose that is about 30 centimeters, but here you have to measure the circumference. अच्छा, अब जिसको अंडरस्टैंड करें कि आपने आउटर सरफेस का लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो जो चीज आप उसके लिए यूज करेंगे वो बेंड होनी चाहिए, वो फुटबॉल के अगेंस्ट रैप हो जानी चाहिए, ठीक है। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विथ measuring tape, ठीक है। So the right answer for this one is measuring tape. So option B is the right answer. Moving on to the next question, question number 2. Which equation contains two vector quantities? Now सबसे पहले मैं जितनी quantities हैं उनको लेबल कर देता हूं। The first one is acceleration is change in velocity divided by time taken. Acceleration is vector and velocity is a vector quantity, whereas time is a scalar quantity, right? The next option is speed is equal to distance traveled divided by time taken. So speed is scalar, distance is scalar, time is also a scalar quantity. The next one is density. Density is scalar, mass is scalar, and volume is scalar. And the last one is volume. Volume is length multiplied by width multiplied by height. All of them are scalar quantities. तो इन सारी ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसी ऑप्शन है जिसमें वेक्टर है। इनफैक्ट 2 वेक्टर्स हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है, और उसने भी यही पूछा है विच इक्वेशन कंटेन्स 2 वेक्टर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट फोर्सेस। Forces of 6 Newton and 8 Newton act as shown. Which diagram shows the resultant? अच्छा बच्चों, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू जॉइन द 2 फोर्सेस यूजिंग हेड टू टेल रूल, राइट। तो सबसे पहले आप 8 न्यूटन फोर्स और 6 न्यूटन फोर्स पे हेड टू टेल रूल अप्लाई करें। इसका मतलब ये है कि आप 8 न्यूटन के हेड के ऊपर 6 न्यूटन की टेल प्लेस करेंगे। सो हियर यू हैव अ 6 न्यूटन वेक्टर, ठीक है। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करें? टू फाइंड रिजल्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। यू विल ड्रॉ दिस लाइन, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट आर। नाउ यू हैव टू लुक फॉर दिस रिजल्टेंट इन द गिवन ऑप्शंस, राइट। तो ये ऑप्शन और ये डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में रिफ्लेक्ट हो रही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, speed time graph for the journey of car is shown. What is the distance time graph of the journey? जी बच्चों, आपको यह पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से क्या आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से आपके पास स्पीड की वैल्यू आएगी, राइट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपके पास स्पीड की वैल्यू आएगी। तो शुरू में स्पीड 0 है, इस पॉइंट पर स्पीड 0 है, तो ग्राफ का ग्रेडियंट 0 होना चाहिए। तो मुझे यहां पर 2 ऐसे ग्राफ्स नजर आ रहे हैं जो इनिशियली 0 ग्रेडियंट से स्टार्ट हो रहे हैं, विच इज दिस बी, बिकॉज इनिशियली इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है, एंड ऑप्शन डी। अच्छा, उसके बाद यहां पर ग्रेडियंट 0 है बिकॉज वंस अगेन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहां पर स्पीड भी 0 हो जानी चाहिए, लेकिन असल में स्पीड 0 नहीं हो रही। क्या हो रहा है स्पीड को? स्पीड कांस्टेंट हो रही है। यहां पर स्पीड 0 नहीं हो रही बल्कि स्पीड कांस्टेंट हो रही है। कैसे पता चल रहा है? स्पीड टाइम ग्राफ में देखिए ये कांस्टेंट स्पीड है। सो वी नीड अ ग्राफ विद कांस्टेंट ग्रेडियंट, और कांस्टेंट ग्रेडियंट वाला ग्राफ ये है जिसकी आफ्टर सर्टेन टाइम कांस्टेंट ग्रेडियंट है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। हियर आई विल रिकमेंड कि जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं आप उनको बहुत ज्यादा ध्यान से सॉल्व करेंगे। नीड अ गुड प्रैक्टिस ऑफ ग्राफ्स फॉर योर पेपर्स।
Well, let's move to the next question. This is question number 5. The gravitational field strength on Earth is 9.8. Now keep in mind कि जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उसमें आप G की वैल्यू 9.8 यूज करेंगे. It is clearly mentioned in your syllabus. The gravitational field strength for Mars is, अच्छा जनरली मून का क्वेश्चन आता है और उसकी वैल्यू आपको शायद याद भी हो चुकी होगी, that is 1.6. Here the other planet is Mars. It has a gravitational field strength of 3.7 newtons per kg. Difference between the weight of object and on Earth and weight of object on Mars is 25 Newton. What is the mass of the object? अच्छा बच्चों weight find कैसे करेंगे? The formula of weight is mg. ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, उसका कांस्टेंट मास है. बिकॉज अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो अर्थ पे उसका वेट ज्यादा होगा, और मार्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीक है जिसकी वजह से उसका वेट कम होगा. इट हैज अ कांस्टेंट मास. सो ग्रेटर मास इज ऑन अर्थ और मार्स. अर्थ बिकॉज अर्थ हैज ग्रेटर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. सो डिफरेंस ऑफ वेट गिवन है, आप लिखेंगे वेट ऑन अर्थ माइनस वेट ऑन मार्स is equal to 25. Now W equals mg. So m multiplied by 9.81 minus m multiplied by 3.7 is equal to 25. अच्छा, यहां से आप फाइंड आउट करें 9.8 minus 3.7 is 6.1. 6.1 m is equal to 25. So m is equal to 25 divided by 6.1. This value is coming out to be 4.1. 4.1 kg. So the value of mass of object is 4.1 kg. तो बच्चों ये सिचुएशनल क्वेश्चन था, आपको इसमें ये इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए. वेट माइनस वेट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वेट. Let's move to the next question. Question number 6. A student determines a density of solid metal cube. अब बच्चों क्यूब आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब. फर्दर डेंसिटी के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. विच पीसेस ऑफ इक्विपमेंट डज द स्टूडेंट यूज? बैलेंस एंड फोर्स मीटर. बच्चों मास के लिए बैलेंस तो चाहिए लेकिन फोर्स मीटर की आज सच कोई जरूरत नहीं है. बैलेंस एंड रूलर. यस, मास के लिए बैलेंस और वन ऑफ द लेंथ के लिए रूलर. ठीक है, उसके बाद उसके आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वॉल्यूम का, और वॉल्यूम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो बी सीम्स टू बी द राइट आंसर. बाकी ऑप्शंस को भी रीड करें. माइक्रोमीटर एंड मेजरिंग सिलेंडर. माइक्रोमीटर की आज सच जरूरत नहीं है. मेजरिंग सिलेंडर जो डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए होती है, तो वहां से भी आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट से वॉल्यूम ही आ सकता है. मास कैसे फाइंड करेंगे? C is not the right answer. D पे आ जाए. A ruler and measuring cylinder. रूलर से क्या फाइंड करेंगे? डायमेंशन. डायमेंशन से वॉल्यूम आ जाएगा. मेजरिंग सिलेंडर से भी वॉल्यूम ही आएगा. So how you will measure the value of mass? So the right answer is option B. Next question पे आ जाए. This is question number 7. The diagram shows the only two horizontal forces acting on trolley that is accelerating at 0.12 meters per second square. What is the mass of trolley? So, if it is accelerating, definitely its motion is towards right hand side. अब मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया कि इसका मोशन राइट हैंड साइड के ऊपर होगा, की तरफ होगा? बिकॉज ग्रेटर फोर्स होगी तो एक्सेलरेट कर सकेगा, और ग्रेटर फोर्स इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. सो यहां पर आपको फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल्स एम ए अप्लाई करना है बच्चों. राइट, द वैल्यू ऑफ फोर्स मस्ट बी द रिजल्टेंट फोर्स 6 minus 3.6. सो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास. मास फाइंड करना है और एक्सेलरेशन इज 0.12. सो 6 minus 3.6 divided by 0.12. Your answer of mass is coming out to be 20 kg. You have to be very quick on calculators. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती हैं, आपको कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं होगी. लेकिन जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेटर्स यूज हो रहे हैं, यू हैव टू डू देम वेरी क्विक.
Okay, next question is related to springs. Spring is stretched to different lengths by varying force. Okay, initially force कितनी है? Initially the force is 0. इसका मतलब ये है फोर्स के ऊपर जो उसकी लेंथ है दैट इज इट्स एक्चुअल लेंथ. सो इट हैज एन एक्चुअल लेंथ ऑफ 10 और उसका यूनिट है सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज हो रही है तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो रही है. ओके, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? अच्छा, यू हैव इंक्रीज्ड फोर्स फ्रॉम 0 टू लेट्स से 8 और इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है 10 से 30. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 8 न्यूटन्स, right? And the value of its extension is, this is very important. बच्चे कहते हैं extension 30 है. No, extension is not 30. You have to subtract its actual length. Extension is 30 minus 10. Its value is 20. ठीक है. अच्छा, force is in newtons, right? Extension is in centimeters. ठीक है, सो यहां से आपके पास आंसर न्यूटन्स पर सेंटीमीटर में आएगा. ऑल द ऑप्शंस आर इन न्यूटन्स पर सेंटीमीटर. व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला F इक्वल्स KE. सो F इक्वल्स KE अप्लाई करें. द फोर्स इज 8, K फाइंड करना है और E की वैल्यू है 20. यहां से आपके पास K की वैल्यू आ रही है 8 डिवाइडेड बाय 20. 0.4 तो ओरली आ जाएगा, कैलकुलेटर से कंफर्म भी कर लेते हैं. यस, इट इज 0.4. So the right answer is option B. Okay, let's move to the next question. Question number 9. A uniform horizontal beam pivoted at right angle at right end is in equilibrium. A force of 60 Newton acts vertically upwards on the beam as shown. Right? What is the weight of the beam? ठीक है, तो आपने वेट फाइंड आउट करना है अबाउट दिस पिवट. सो वेट इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है. अब आप जरा गौर से देखें, मैं पिवट के ऊपर ये एरो प्लेस कर रहा हूं. आप मुझे बताइए कि वेट की वजह से ये रॉड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? दिस इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? और 60 न्यूटन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है. ये एरो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो अकॉर्डिंग टू दिस, इस डायरेक्शन में आपका जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है और इस डायरेक्शन में जो मोमेंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी बैलेंसिंग आउट द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. अच्छा, अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 60 न्यूटन फोर्स के लिए कौन सा डिस्टेंस कंसिडर करते हैं. बच्चों, आपको टोटल डिस्टेंस कंसिडर करना है. आप डिस्टेंस कंसिडर करेंगे फ्रॉम द पिवट टू द पॉइंट जिस पॉइंट पर 60 न्यूटन फोर्स act कर रही है, and that distance is not 20 or 30, that distance is 50. So clockwise moment is produced by 60 Newton force. 60 multiplied by 50 is equal to anti-clockwise moment is due to weight. Weight is W and its corresponding distance is 30. Weight is coming out to be 60 multiplied by 50 divided by 30. Your answer for weight is 100 Newton, right? The right answer is option D. Let's move to the next question. This is question number 10. A constant frictional force acts on moving object for a short amount of time, causing the moment of the object to decrease. Sorry, the momentum of an object to decrease. अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है. Why? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास तो रिड्यूस नहीं हो सकता, इसका मतलब है वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है. सो वी कैन से दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी. ठीक है, विच एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग. सो you know the equation of force is equal to change in momentum divided by time. So out of this equation, make time subject of the formula. Time is equal to change in momentum divided by force. Now look for this option. Time is equal to change in momentum divided by force is in option A. ठीक है, याद रखिए फोर्स की डेफिनेशन. अब पेपर तो आपका हो चुका है पेपर 2, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज नॉट पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. You have to see the diagram very carefully.
The large stone is rolled onto a lorry using a ramp. The length of ramp is L. The stone is lifted to height H. Mass of stone is M. The weight is W. Which expression is equal to useful work done? So useful work done has been converted into its gravitational potential energy, which is equal to mgh. Now what is mg? mg is expression for weight and h is its vertical height. यहाँ पर भी vertical height symbol h से ही represent की है. So you need to find out this in your options. It is product of w and h. In fact, it is gravitational potential energy. So the right answer is option B. Right? Shabash. Moving on to the next question, and this question is about energies once again. A diagram shows burning candle. Which energy stored is associated with burning candle? So energy store, कौन सी energy store है? Energy stored in wax is in the form of, wax is acting as a fuel for this candle. Na? It is chemical potential energy or simply chemical energy. The next question देखें. Now we are on question number 13. Okay, question number 13. African elephant has mass of 600 kg and each of its 4 feet has area of 0.2 meters square. What is the average pressure? जी वो जो pressure find out करने के लिए pressure का formula apply करें. Pressure is force divided by area. Force is the weight of elephant. Area is area of its all 4 feet. ठीक है. Weight is product of mass and gravitational field strength. Mass is 6000, gravitational field strength is 9.8. अब यहां पर ट्रिक है. 4 फीट का एरिया कंसिडर करना है. 1 फुट का एरिया है 0.2 और 4 फीट का एरिया हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है. सो 6000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4. यहां से आपके पास आंसर आ रहा है 73500 pascals, which is 7.35 or 7.4 kilopascals. ठीक है. Let me confirm the calculations once again. Yes, it is 73.5 kilopascal. 73.5 is almost 74 kilopascal. ठीक है. इसका मतलब है आपने 3 डेसिमल पोजीशन शिफ्ट किया है तो आपने इसको किलो पास्कल लिखा है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. आसान क्वेश्चन है, अभी तक कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. विच रो डिस्क्राइब्स द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. लिक्विड की कांस्टेंट वॉल्यूम होती है लेकिन इसकी शेप जो होगी वो चेंज हो जाती है. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. शेप इज नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड. ठीक है. जिस कंटेनर में भी लिक्विड को डालेंगे वो वाला शेप जो है वो ऑप्ट कर लेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. विच रो शोज हाउ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड जनरली कंपेयर टू द फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड. बच्चों फोर्स जो है वो सॉलिड की जो है लिक्विड से तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है और डिस्टेंस कंपैरेटिवली स्मॉलर डिस्टेंस होता है बिकॉज सॉलिड्स में particles are closely packed. ठीक है. They have strong forces of interaction. So the right answer is option B. Forces of attraction between solids are stronger. Distance are comparatively smaller. Okay. Next is question number 16. An incomplete statement about the latent heat is given. Latent heat क्या होती है? जो state change करते हुए utilize होती है either from solid to liquid or from liquid to gas. Latent heat is one required to overcome. It's an energy, it's not force, it's an energy. तो वन की जगह पे आपके पास एनर्जी सब्स्टिट्यूट होगा. टू ओवरकम द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. चेंज इन टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्वॉल्व होती है. सो इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. Which words are inserted in gap 1 and gap 2? It's energy and state of substance. Shabash. Moving on to the next question. Question number 17. A cold solid is placed on top of hot solid. तो इस डायग्राम को आप थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर लें.
ये दो सॉलिड्स प्लेस किए, अ कोल्ड सॉलिड इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ हॉट सॉलिड, तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर होगी हॉट सॉलिड से कोल्ड सॉलिड से। लेकिन याद रखना स्टेट्स मैटर करती हैं, लिक्विड में तो कन्वेक्शन हो सकती है लेकिन सॉलिड्स में कन्वेक्शन नहीं होगी, मेजरली कंडक्शन होगी। ठीक है, थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट सॉलिड टू कोल्ड सॉलिड। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? हॉट सॉलिड एक्सपैंड्स सो इट्स पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट, ये तो एक्सपेंशन की डिस्क्रिप्शन है। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, हीट ऑलवेज राइजेस, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव रैंडमली। बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते। सो द राइट आंसर इज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, दिस सीम्स टू बी वेरी एक्सटेंसिव क्वेश्चन, काफी ज्यादा डाटा है लेकिन लेट्स सी। जिनकी स्टेटमेंट लंबी होती है जनरली वो क्वेश्चंस आसान ही होते हैं। सो आप लोग चिल करके लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें, हाँ रीडिंग जल्दी किया करें, रीडिंग करेंगे इंटरप्रेट करेंगे तो आपका आंसर फौरन से आ जाएगा। अब देखिए मैं भी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, हेजिटेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाउस इज टू बी थर्मली इंसुलेटेड टू रिड्यूस थर्मल एनर्जी लॉस एंड टू रिड्यूस फ्यूल कॉस्ट। अच्छा, अब इंसुलेट कर रहे हैं ताकि देखिए डेफिनेटली ये जो रीजन, ये जो हाउस है ये कोल्डर रीजन में है, इसको अपनी हीट को कंटेन करना है। पाकिस्तान में तो हम कहते हैं ना हीट को रिमूव करना है, इसको अपनी हीट को कंटेन करना है, ठीक है। अच्छा, लॉफ्ट इंसुलेशन जो है इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है? इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है बच्चों $300 और ये आपको सेविंग दे रही है $300 पर ईयर, मतलब एक ईयर में $300 की सेविंग है। कैविटी वॉल इंसुलेशन इंस्टॉलेशन कॉस्ट 700, ठीक है, और एनर्जी कॉस्ट सेविंग हो रही है सिर्फ 200 की, जो कि रिलेटिवली पर ईयर बहुत कम है। अच्छा, द नेक्स्ट इज डबल ग्लेजिंग, जो कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 7000 बट इट इज सेविंग ओनली 400 पर ईयर। और उसके बाद है ड्राउट प्रूफिंग जिसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 100, ठीक है, और ये सेव कर रही है $30 पर ईयर। तो भाई कौन सी ऐसी इंसुलेशन है जो कि आपको बड़ी जल्दी रिटर्न्स दे रही है? आई थिंक दैट इज लॉफ्ट इंसुलेशन। आपने $300 इन्वेस्ट किए और पहले ही साल में 300 की आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो गई, तो आपने सारे के सारे रिकवर कर लिए। जैसे हम कहते हैं नहीं आजकल सोलर लगा लें 3 साल में आपकी कॉस्ट पूरी हो जाएगी, भाई आप इस केस में लॉफ्ट इंसुलेशन करवा लें, ठीक है, तो आपकी सारी की सारी कॉस्ट कट डाउन हो जाएगी, विद इन 1 ईयर आपको जो है वो रिटर्न मिल जाएगा। विच टाइप ऑफ थर्मल इंसुलेशन पेज बैक द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इन शॉर्टेस्ट टाइम? दैट इज लॉफ्ट इंसुलेशन, ऑप्शन डी, लॉफ्ट इंसुलेशन, राइट। Let's move to the next question, and this question seems to be a question of reflection. Question number 19. Diagram shows two divergent rays, ठीक है, of light from the object being reflected from a plane. At which position image is formed? अच्छा बच्चों देखिए कौन सी दो रेज हैं जो रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन से अवे जा रही हैं। एक रे ए अवे जा रही है और एक ये वाली रे अवे जा रही है। So you have to extend these rays within the mirror with dotted line. आप इन रेस को विद इन द मिरर एक्सटेंड करें और जहां पर ये रेज मीट करेंगी दैट इज द पॉइंट एट विच इमेज इज फॉर्म्ड। ये देखिए दोनों रेज को मैंने डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया, दे सीम टू कम फ्रॉम दिस सिंगल पॉइंट and they are meeting up at this point B, so B is the point at which image is formed, ठीक है। मैं यहां पर बच्चों अक्सर बताता हूं कि जब आप ऑब्जेक्ट की लाइन को और इमेज की लाइन को लेट्स सपोज सॉलिड लाइन से ही ज्वाइन करेंगे, ये सॉलिड लाइन ज्वाइन कर रहा हूं, यू नो द आंसर इज B, तो ऑब्जेक्ट और इमेज लाइन मिरर को कट करती है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। हर तरह से ही आंसर आपका B आ रहा है। Next question. A light is incident on the mirror at an angle of 45 degrees as shown. The mirror can be rotated about an axis into a page through point X. The mirror is rotated until the light is reflected back along the same path. ठीक है? Through which angle the mirror is rotated. जी बच्चों मिरर को आप कितना रोटेट करेंगे कि आने वाली लाइट
इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। आई गेस इनकमिंग लाइट इज हॉरिजॉन्टल, तो मिरर को वर्टिकल तो करेंगे ना, ठीक है। इस वक्त क्या सिचुएशन है, इस वक्त ये सिचुएशन है कि लाइट जिस एंगल पे आ रही है उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्रीज है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्रीज है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ठीक है। मैं यहां पर नॉर्मल लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो जब लाइट इस तरह से आएगी हॉरिजॉन्टल, तो यू नीड अ वर्टिकल मिरर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो आपने मिरर की न्यू पोजीशन कितनी करनी है, आपने कैसी करनी है पोजीशन, आपको वर्टिकल पोजीशन में चाहिए रूलर, सॉरी मिरर। तो आप मिरर को 45 डिग्रीज रोटेट करें, आपका मिरर जो है वो वर्टिकल हो जाएगा और आने वाली हॉरिजॉन्टल लाइट इसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो यू नीड टू रोटेट इट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज इन विच डायरेक्शन, in clockwise direction. So the right answer is 45 degrees clockwise. Answer is option C. So we will continue the rest of the part of this paper in upcoming video. Question number 21 and onwards will be solved. So keep following us. Stay tuned for the rest of the paper. Thank you.